अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस वीलॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। अहम खबरें हैं, कुछ कोर्ट से और कुछ दीगर मामलात से जुड़ी हुई खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। आज एक बड़ा अहम फैसला जारी किया है जस्टिस शाहिद करीम साहब ने, और उसकी अहम निकात जो हैं वो बड़े सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने, जो कि डॉक्टर शहबाज गिल के गुमशुदा भाई के हवाले से या बाजियाबी केस की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने एक जो ऑर्डर जारी किया है गुज़श्ता समाअत का तहरीरी ऑर्डर, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जनाब, वो ये कि एक और इस्तीफ़ा आ गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और मज़ीद इस्तीफ़ों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। PTI ने एक अहम दरख्वास्त कर दी है जनाब सुप्रीम कोर्ट में दायर, और इसका मौजूदा मखसूस नशिस्तों के केस से क्या ताल्लुक़ है, इस पर बात करेंगे। और इसके बाद जनाब बात करेंगे कि एक जस्टिस जहांगीरी का जो बड़ा फ़ैसला है, तारिक महमूद जहांगीरी का, उसके क्या असरात होने जा रहे हैं। तो 5-6 खबरें तो हमारी कोर्ट से ही जुड़ी हुई हैं, और आखिर में थोड़ी बात करेंगे अफ़गान तालिबान का एक स्टेटमेंट आया है जो काफ़ी कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है, तो उसके ऊपर भी आखिर में थोड़ी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बल्ले के निशान का फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, आपको याद है 13 जनवरी का फ़ैसला, उसकी नज़र-ए-सानी की अपील काफ़ी अरसे से दायर कर रखी है, जो कि अभी तक समाअत के लिए फ़िक्स नहीं की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर किया, और उसमें ये इस्तदा की है कि वो नज़र-ए-सानी अपील इसी मखसूस नशिस्तों के केस सुनने वाले लार्जर बेंच के सामने फ़िक्स की जाए समाअत के लिए। इसको मैं लार्जर बेंच इसलिए कह रही हूँ कि अब ये फुल कोर्ट तो बहरहाल नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल नहीं हैं, जबकि जो दीगर नए 3 जज साहिबान हैं जिन्होंने ओथ ले लिए हैं, वो भी इस केस की समाअतें नहीं कर रहे। तो इस वजह से ये एक लार्जर बेंच है, ग्रेटर बेंच है ज़रा, उसकी हम ये कह सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में ये जो दरख्वास्त दायर हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरह से नहले पे दहला दिया है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि काजी साहब की कोशिश ये थी कि जो बल्ले के निशान का मामला है उसके ऊपर डिस्कशन ही ना हो, उसकी तरफ बात ही ना जाए, वो किसी को उस तरफ जाने ही नहीं दे रहे। हत्ता कि आखिर में तो बाकायदा उन्होंने कह ही दिया कि कोई उस जजमेंट के ऊपर बात ना करे, वो तो एक अलग से पिटिशन है। तो जहाँ ये काजी साहब की एक दुखती रग बनी हुई है बल्ले के निशान का फ़ैसला, वहीं PTI ने ये सोचा है कि इसी दुखती रग के ऊपर मज़ीद वज़न डाला जाए और इसको मज़ीद तकलीफ़ पहुंचाई जाए। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ये दरख्वास्त जो है वो दायर की है। अच्छा, अब इसमें ये तो एक पॉलिटिकल लैंग्वेज तो हो सकती है, लेकिन इसमें अगर हम टेक्निकली भी देखें तो ये मेरा ख्याल है एक अच्छा फ़ैसला है। उसकी वजह ये है कि मखसूस नशिस्तों के केस में बार बार उसकी जो रूट है उसकी तरफ बात जाती है, और उसका जो रूट कॉज है कि मखसूस नशिस्तों का ये सारा चक्कर, ये सारा जो एक प्रॉब्लम फैला है, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह मखसूस नशिस्तों के केस की वजह ही क्या है, बल्ले के निशान का फ़ैसला। तो जब आप एक मसले को हल करना चाहते हैं, उसके असरात को हल करना चाहते हैं, तो पहले आपको उसके रूट कॉज को हल करना पड़ेगा, और रूट कॉज है बल्ले के निशान का फ़ैसला। तो ये एक सियासी तौर पे भी अच्छी हिकमत अमली है, और कानूनी तौर पर भी एक अच्छी हिकमत अमली है, और सेंस अगर प्रिवेल करे तो ये बहुत आइडियल हो जाएगा कि अगर इसी बेंच के सामने मखसूस नशिस्तों का जो केस सुन रहा है बेंच, उसी के साथ बल्ले के निशान की नज़र-ए-सानी अपील भी सुन ली जाए, और दोनों पिटिशंस को मिला के एक साथ सुन लिया जाए, ताकि एक ही दफ़ा ये मसला ख़त्म हो जाए सिरे से। वरना मखसूस नशिस्तें भी आप अलॉट कर भी दें तो उसके बाद फिर भी बल्ले के निशान का फ़ैसला इधर उधर घूमता फिर रहा होगा, तो बेहतर है कि उसको साथ ही देख लिया जाए। तो कानूनी तौर पर ये एक बड़ी सेन हिकमत अमली है, और इसको एंटरटेन किया जाना चाहिए। अब अगला सवाल ये कि क्या इसको फ़िक्स करेगा बेंच, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें दो इस वक्त हमें रीज़न्स नज़र आ रही हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर तो काजी साहब इन छुट्टियों में इस एश्योरेंस लेने में कामयाब हो गए कि उनके पास मेजॉरिटी है, तो फिर तो शायद वो बल्ले के निशान के फ़ैसले को भी इसके साथ ही जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि इससे उन्हें ये लगेगा कि जो उनके ऊपर क्वेश्चन उठते हैं बार बार, लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि उन्होंने गलत फ़ैसला किया, तो वो चाहेंगे कि साथी जजेस की अक्सरियत भी
इस फैसले में उनके शामिल हो जाए और उसको ही फैसले को बरकरार रखने का अगर वहाँ पे फैसला आता है इसी बड़े बेंच के सामने, तो उनके ऊपर से ज़रा बोझ कम हो जाएगा और वो ये समझेंगे कि जनाब देखिए मेरा फ़ैसला ठीक था। बाद में लार्जर बेंच ने भी उसको मोहर तस्दीक सब्त करके उसकी तायीद की। तो अगर तो उनके पास इस बेंच में अक्सरियत हासिल है तो फिर तो काजी साहब कोशिश करेंगे कि ठीक है फिर लगा दो इसकी नज़रसानी अपील भी साथ ही। लेकिन अगर उनके पास इस बेंच में अक़लियत है और वो समझते हैं कि वो केस का फ़ैसला भी ये बेंच उड़ा देगा और उसमें भी इनको अक़लियत हासिल रहेगी, तो फिर इस सूरत में मुझे नहीं लगता है कि काजी साहब कोशिश करें कि इस बेंच के सामने वो फ़ैसला आए। इसमें एक लीगल प्रॉब्लम भी है। लीगल प्रॉब्लम ये है कि बल्ले के निशान का फ़ैसला जिस बेंच ने दिया था उसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल थी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा इस वक्त इस बेंच का हिस्सा नहीं है क्योंकि उनकी एक ओपन हार्ट सर्जरी हुई जिसकी वजह से वो अभी तक दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकी हैं सुप्रीम कोर्ट को। अब ये भी एक लीगल प्रॉब्लम बनेगा कि जी पहले जिन्होंने केस सुना है उनमें से एक जज मौजूद नहीं है, तो इसलिए इस बेंच के सामने हम इस केस को नहीं लगा रहे। लेकिन अगर लगाना चाहें तो 3 रुकनी कमेटी का चूँकि ये फ़ैसला होगा तो लगाया भी जा सकता है। अब इस मौके के ऊपर 2 जजेस का किरदार बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। वो हैं जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, क्योंकि ये उस कमेटी का हिस्सा हैं जो कि मुख्तलिफ़ केसेस की समातों को फ़िक्स करते हैं कि कौन सा बेंच किस समात के लिए किस केस के लिए बनाया जाएगा। तो अगर उनकी मेजॉरिटी से ये बात तय हो जाती है कि ये बल्ले के निशान की नज़रसानी अपील भी इसी बेंच के सामने फ़िक्स की जाए तो फिर काजी साहब वहाँ पे कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर वो इस बात से मुत्तफ़िक हुए कि चलो जी काजी साहब ठीक कह रहे हैं और कोई एक भी मुनीब अख्तर साहब को तो हम समझते हैं कि शायद वो इनको ना इंडोर्स करें, लेकिन मंसूर अली शाह साहब इंडोर्स कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो उनके गेम में ज़्यादा हाथ नज़र आती है, उनके हाथ में ज़्यादा गेम नज़र आती है। अब ये जो मामला है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा जैसे ही ये समात के लिए चीज़ आएगी। उसकी वजह यही है कि सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इस बात के ऊपर पूरी कोशिश करेगी कि ना सिर्फ ये कि उसे बल्ले का निशान वापस मिले, वो फ़ैसला रिवर्स हो, बल्कि इसके साथ साथ उसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी मखसूस नशस्तें भी मिल जाएं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पूरा मंजरनामा होगा अगली समात में। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस में बाकायदा एक फ़रीक बनने की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है, उस पर भी फ़ैसला होगा। तीसरा जो इन्होंने काम किया वो ये कि जो एक ऑब्जेक्शन उठाया गया था कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पहले से लिस्ट नहीं दी थी, मखसूस नशस्तों के हवाले से तरजीही लिस्ट जमा नहीं कराई थी, तो इस वजह से इन्हें ये नशस्तें नहीं दी जा सकती। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने आज कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए जिसमें उन्होंने ये रेफरेंस दिया है कि बाप पार्टी को 2018 के इंतखाबात के बाद अगरचे उन्होंने पहले से मखसूस नशस्तें जमा नहीं कराई थी, उसकी लिस्ट जमा नहीं कराई थी, इसके बावजूद भी उन्हें मखसूस नशस्त दे दी गई थी। जब आज़ाद अरकान उसमें शामिल हुए तो उनकी स्ट्रेंथ इतनी बन गई कि उनकी मखसूस नशस्त बनती थी तो उन्हें दी गई, हालांकि उन्होंने उससे पहले वो नशस्त के लिए लिस्ट जमा नहीं कराई थी। तो ये वाला आज डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड भी सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने जमा करा दिया। तो आज एग्रेसिवली 3-4 चीज़ें पीटीआई ने की हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त हैं। अब अगली जो समात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि इसमें क्या फ़ैसला होता है और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट इनको एंटरटेन करती है इस हद तक जितना ये सोच रहे हैं। तो जल्द समात के लिए भी और जी मखसूस नशस्तों के साथ ही नज़रसानी अपील अब जो है सामने आ जाएगी। अब आ जाते हैं दूसरा अहम फैसला जो जस्टिस जहांगीरी ने दिया है। तारिक जहांगीरी ने एक फ़ैसला दिया जी कल के रोज़ और उसका जो मेरा ख्याल है तहरीरी फ़ैसला जारी हो चुका है, जिसमें उन्होंने ये जो बार बार का गिरफ़्तार होना है उसको बेसिकली एड्रेस किया है और इस केस में उन्होंने बताया है कि जनाब ये बिल्कुल खिलाफ़ क़ानून है कि आप एक ही इल्ज़ाम में मुख्तलिफ़ शहरों में एक ही शख्स के ऊपर मुकदमात कायम कर दें, और इसको हम पिछले 2 सालों में तसलसल के साथ देख रहे हैं। ये हमने अरशद शरीफ के साथ देखा, एक ही इल्ज़ाम और मुख्तलिफ़ शहरों में मुकदमात। ये हमने साबिर शाकिर के साथ देखा, एक ही इल्ज़ाम मुख्तलिफ़ शहरों में मुकदमात। ये हमने इमरान रियाज के साथ देखा, एक ही इल्ज़ाम और मुख्तलिफ़ शहरों में मुकदमात। और यही हमने फिर सियासी मुखालिफिन के हवाले से भी देखी स्ट्रैटेजी कि पीटीआई के 20 सैकड़ों लोगों के साथ इन्होंने ये शायद किया कि एक ही इल्ज़ाम में
मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात कायम कर दिए, जिसका मकसद यही था कि एक जगह से जान छूटे तो किसी दूसरे शहर में जाकर उनको उसी मुकदमे में अरेस्ट कर लिया जाए। तो इस तरह एक तो उन्हें शहर शहर और थाने थाने घुमाया भी गया और उसके बाद मुसलसल वो लोग अरेस्ट में रहे और इल्ज़ाम एक ही था। जैसे किसी के ऊपर अगर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत लगाया, किसी के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमात कायम किए, किसी के ख़िलाफ़ रियासत के ख़िलाफ़ उकसाने की बात की, कुछ भी हेट स्पीच बना के कुछ भी किसी के ऊपर भी इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद कोयटा में भी मुकदमा कर दिया, पेशावर में भी कर दिया, चीचू की मलिया में भी कर दिया, इधर भी कर दिया। अब वो एक जगह से फारिग होगा तो दूसरी जगह की पुलिस पहुंच जाएगी। और ये इसकी इस वक्त जो बदतरीन एग्जाम्पल हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं आलिया हमज़ा और सनम जावेद के केस में, कि जहाँ पर यही हो रहा है कि है बेसिकली 9 मई के उसमें सारा जो मामलात हुए उसमें तशद्दुद की कार्रवाइयों के अंदर उनको नामज़द किया गया और उसके बाद अब किया क्या जा रहा है कि जी उसी केस में वो मियाँ वाली में भी गिरफ़्तार हो रही हैं, उसी केस में वो सरगोदा में भी फंसी हुई हैं, उसी केस में वो गुजरांवाला में भी अब फंसी हुई हैं। तो एक ही इल्ज़ाम है लेकिन मुख्तलिफ शहरों में उनके ऊपर मुकदमात कायम करके उन्हें मुसलसल बार बार गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अगर एक जगह से बेल मिलती है तो फिर दूसरी कोई पुलिस बाहर पहले से जेल के बाहर खड़ी होती है। तो ये इस वक्त जो ख़ास तौर पर इन दो के साथ हम देख रहे हैं कि ये मामला हुआ है, और भी कई पीटीआई के लोगों के साथ हुए हैं ऐसे मामलात, लेकिन ख़ास तौर पर इनके साथ इस वक्त तो हो रहे हैं, स्टिल हो रहे हैं। इसके ऊपर भी अब खैर हाई कोर्ट में पीटीआई ने जाने का फ़ैसला किया था। उसने सलमान अकरम राजा साहब ने इसके ऊपर बताया है कि अब हाई कोर्ट में इस हवाले से अपील की जाएगी। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने एक बड़ा फ़ैसला दिया, इसे खिलाफ कानून करार दिया और उन्होंने कहा है कि एक इल्ज़ाम में एक ही शख्स के ऊपर जो है एक ही दफ़ा गिरफ्तारी होगी, ये नहीं होगा कि बार बार आप उसको पूरे शहरों में घुमाएं। तो अब इस फैसले की बुनियाद के ऊपर बड़ा आसान है पीटीआई के लिए कि इस फैसले की बुनियाद के ऊपर इस तरह की कार्रवाइयाँ जहाँ जहाँ जिस भी कारकुन के साथ हो रही हैं, जिस भी लीडर के साथ हो रही हैं, उनको इस बुनियाद के ऊपर छुड़वाया जा सके। देखते हैं पीटीआई इसका कैसे फ़ायदा उठाती है। तीसरी जो अहम चीज़ है जी वो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब का फ़ैसला है। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब जो हैं वो समाअत कर रहे हैं शहबाज गिल साहब के भाई की बाजियाबी के हवाले से। कोई उनका था पता नहीं था, बार बार ये बताया गया कि जी एजेंसियां इस हवाले से कुछ नहीं बता रही, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पुलिस ने भी यही आके बार बार हाथ खड़े किए। तो उसके बाद उनके बड़े अहम इस सिलसिले में रिमार्क्स सामने आए हैं। एक तो उन्होंने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि जनाब फौरी तौर पर जियो फेंसिंग करके 3 दिन के अंदर पता लगाया जाए सारे मामलात का। इसके साथ साथ उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं कि भाई अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर हम आपके बड़ों को बुलाएंगे, हम फिर आईजी पंजाब को भी बुलाएंगे, हम उसके बाद सेक्रेटरी को भी बुलाएंगे, हम वज़ीर आला पंजाब को भी बुला सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप सबकी बॉस वो हैं। तो हम उन्हें भी अदालत के कटहरे में फिर बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके सूबे में ये बंदे गायब हो रहे हैं, तो आपके जो मातहत इदारे हैं उन्हें क्यों नहीं इस सिलसिले में पता है। तो अब देखना होगा कि इस सारे पेशरफ्त के बाद, और मैं आपको यकीन दिला दूं कि ये बाजियाबियाँ होंगी तभी जब आप बड़े लोगों को बुलाएंगे, कटहरों में खड़ा करेंगे। आप देख लें अहमद फराद के केस में मोहसिन अख्तर कियानी साहब जिस लेवल पर गए तो उन्हें अहमद फराद को प्रोड्यूस करना पड़ा, भले अरेस्ट ही सही लेकिन कम से कम सामने तो लाना पड़ा। इसी तरीके से अगर आप ये बड़े लोगों को, बड़े अहदेदारों को बुलाएंगे, अफसरान को बुलाएंगे, इनके हुकूमत के जो नुमाइंदे उनको बुलाएंगे, तो इनको करना पड़ेगा। जब इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जज अपॉइंट नहीं हो रहे थे तो उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद खान साहब ने जब ये कहा कि ठीक है फिर हम चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं, तो फिर उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने फ़ौरन कहा कि जी आप चैम्बर ब्रीफिंग ले लें। उन्होंने कहा चैम्बर ब्रीफिंग छोड़ें, हम फिर अगर आप नहीं अपॉइंटमेंट्स करें तो फिर हम बुला लेते हैं। तो फिर अगले ही दिन अपॉइंटमेंट्स हो गई थी। तो ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। जब तक आप इनको कटहरों में नहीं खड़ा करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, तब तक ये इंसान नहीं बनेंगे। और ये हमें ये हैवानियत नज़र आती रहेगी कि लोगों को बग़ैर पूछे बताए इस तरीके से उठा लो और उसके बाद उनका कुछ पता ना हो। शहबाज गिल साहब ने भी इसके ऊपर काफ़ी जस्टिस साहब को खराज तहसीन पेश किया है कि जिस अंदाज से उन्होंने समाअत की है उससे उन्हें बड़ी उम्मीद है कि जल्द उनके भाई का पता चल जाएगा। दूसरी तरफ जस्टिस शाहिद करीम साहब ये भी बड़े दबंग जज हैं जी, और ये जज अब्बास साहब जो हैं, जो इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा के जज हैं, जिन्होंने आपको याद होगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को एक ख़त लिखा था और बताया था कि किस तरह खुफिया एहलकारों ने उन्हें हरासा करने की कोशिश की थी। उस सारे मामले के ऊपर
साबिक चीफ जस्टिस समाअत कर रहे थे, लेकिन फिर बीच में चूंकि उनकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में हो गई तो फिर उन्हें जाना पड़ा। उन्होंने ये केस जो है अब जस्टिस शाहिद करीम के हवाले कर दिया था जाते जाते। अब जस्टिस शाहिद करीम जो हैं जी इस मामले पे समाअत कर रहे थे और वो भी बड़े दबंग जज हैं चूँकि, तो उन्होंने आखिरी जो समाअत है उसका जो हुक्मनामा जारी किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने 5 निकात दिए हैं। उस 5 SOPs के साथ उन्होंने कहा है कि सारे मामलात को चलाया जाए और ख़ास तौर पर जो ये मुदाखलत है इसको रोकने के लिए ये SOPs बड़े काम आ सकते हैं। इनमें वो क्या है मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ तो उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी जज साहब को अप्रोच करता है तो इस हवाले से फ़ौरी तौर पर जज साहब जो हैं वो रब्ता कर सकते हैं जो भी रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे भी। और उन्होंने कहा है कि जी इस हवाले से पहली बात तो ये कि कोई रब्ता ही ना करे और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस तमाम एजेंसियों को हिदायत करें कि किसी भी जज या उसके मातहत अमले के रुकन से रब्ता ना किया जाए। तो वो एक तो ये अपनी तरफ से एक ऑर्डर जारी करें। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको कोई कॉल आए तो आप सबको ये इजाज़त है कि आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड करें और जैसे ही आपको कोई हरासा करने या मुदाखलत के हवाले से कोई कॉल करता है तो आप उस कॉल को रिकॉर्ड कर लें, ये उन्होंने कहा है। तीसरा उन्होंने कहा है कि अगर सिक्योरिटी इक़दामात के नाम पर ये बताया जाता है कि जी हमने इसलिए पूरी अदालत को घेरे में ले लिया, जो कि हमने उस दिन देखा था सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में क्या हुआ था, तो वहाँ पर जो सारा तमाशा लगा था, तो उसके हवाले से भी उन्होंने ये कहा है कि अगर सिक्योरिटी इक़दामात आपने करने हैं, कोई थ्रेट है, कुछ है, तो इस हवाले से सिर्फ जज की मुशावरत और रजामंदी के साथ ही पुलिस ऐसे इक़दामात कर सकती है। पुलिस ऐसा करने से पहले मुतल्लिका जज से इजाज़त लेगी। चौथा इन्होंने ये कहा है कि जो पंजाब भर में 9 मई के मुकदमात हैं जो इस वक्त प्रॉब्लम बने पड़े हैं, सारा मसला वहीं पे आ रहा है ना, बार बार तकलीफ सालों कूनी के हवाले से है, तो उनके ऊपर जो है जल्दी फैसले किए जाएं ताकि ये मुकदमात किसी तरफ लगें। और उन्होंने इस पे कहा है कि इनको तरजीही बुनियादों के ऊपर निपटाया जाए और ये बात बिल्कुल जायज़ भी है। देखिए इसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग हैं जो बिला वजह फंसे हुए हैं, रिकॉर्ड नहीं पेश करी पुलिस, जो भी है आप इन्हें बरी करें, और जिनके खिलाफ आ चुके हैं सबूत और कोई रिकॉर्ड पेश हो चुके हैं उनको अगर सज़ाएं बनती हैं तो उन्हें सज़ाएं दें ताकि किसी तरफ ये बात लगे। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं हुकूमत भी आके ये गिले करती है कि जी अदालतें उनको बड़ी सहूलत कारी कर रही हैं, 1 साल हो गया अभी तक सज़ाएं नहीं दी, और इधर से PTI भी ये गिला गुजारी करती है कि जी हमारे बेगुनाह लोग हैं जिनको फंसाया हुआ है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि तरजीही बुनियादों के ऊपर जो भी अब दस्तयाब शवाहिद हैं उसकी बुनियाद के ऊपर फ़ौरी फ़ैसले किए जाएँ, और ये बड़ी अच्छी डायरेक्शन है जो जस्टिस शाहिद करीम साहब ने दी है क्योंकि ज़्यादातर मसाइल इसी 9 मई के मुकदमात से जुड़े हुए हैं। उसके बाद जनाब उन्होंने ये सारे मामलात के साथ ही ये हिदायत दी हैं कि जो भी जज साहिबान हैं वो इसके हवाले से अब अपने SOPs जो हैं उन तक पहुंचा दिए जाएं और उस पर करें। और मेरा ख्याल है अगर इनके ऊपर अमल दरामद होता है तो ये बड़ा बेहतरीन होगा और मुदाखलत का रास्ता रोकने के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त जो 5 पॉइंट्स हैं ये इन्होंने दे दिए। दूसरी तरफ आपको बता दें जनाब कि चलिए ये तो हो गई सारी अदालतों की खबरें। आखिर में मैं सिर्फ ये बता दूं अफ़गान तालिबान की एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि जो ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है वो बड़ा गैर दानिशमंदाना स्टेटमेंट है, गैर ज़िम्मेदाराना बयान है उनका। बेसिकली मामला क्या है, ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे थे एक इंटरव्यू में कि अफ़गानिस्तान के सरहद के पार भी अगर हमें कोई कार्रवाई करनी पड़ी तो हम वहाँ जाकर भी कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने कहा कि हमें इस बात के लिए कोई इजाज़त भी लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे भी हमारे महफूज ठिकाने हमें लगता है दहशतगर्दों के हैं वहाँ पे हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अफ़गान तालिबान की तरफ से ये बड़ा सख्त स्टेटमेंट जो है वो सामने आया। इस हवाले से मुझे पहले भी खदशा था कि अगर आप बाकायदा कोई ऑपरेशन एक रियासती सतह पर करते हैं तो इसका रिएक्शन आने का भी ख़तरा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज एक ख़बर ये भी मेरी नज़र से गुजरी कि जो एलची हैं अक़वाम मुत्तहिदा में और जो अमेरिका में उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई है अमेरिका को कि पाकिस्तान को जदीद आलात मुहैया किए जाएं, जदीद टेक्नोलॉजी फ़राहम की जाए, हथियार वगैरह भी, ताकि वो जो कार्रवाई करना चाहते हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उसमें उनको मुआवनत मिल सके। अब ये बड़ा ट्रिकी सा एक मामला है, लेकिन ये अब देखना पड़ेगा कि आप अमेरिका से अगर इसमें कोई हेल्प लेते हैं तो ये फिर और ज़्यादा कहीं हमारे गले तो नहीं बात पड़ेगी, कहीं इसको इस लिहाज से तो नहीं देखा जाएगा कि ये फिर वही बात हुई कि हम अमेरिका के कहने के ऊपर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ये ऐसा है तो फिर हमें उसका रिएक्शन पहले की तरह भुगतना खुदा न खास्ता पड़ सकता है। तो ये फिर हमें तो ये बताया जा रहा है कि जी हम अपने जो TTP के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर,
लेकिन अगर आप अफ़गानिस्तान के अंदर सरहदों पे कार्रवाई करते हैं और उस पर अमेरिका की कोई मदद भी हासिल करते हैं, तो इस सूरत में तो ये फिर किसकी जंग कहलाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डिमांड्स उस वक्त की जा रही थी, इमरान खान जिनके हवाले से बात करते थे एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, कहीं वहाँ पे एब्सोल्युटली यस तो नहीं कह दिया गया कि कहीं जो फिर से अमेरिका के हुक्म पर या चाइना के हुक्म पर अगर हम शुरू हो जाएं किसी के साथ भी किसी भी हवाले से किसी भी लेवल पर जाके कार्रवाई शुरू कर दें, तो उसका क्या रिएक्शंस होंगे, ये हमें देखना पड़ेगा और गेज करना पड़ेगा कि कहाँ पर हम अपनी जंग लड़ रहे हैं और कहाँ से फिर दूसरों की जंग शुरू होती है। ये फ़ैसला तो हमें खुद ही करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, इन ख़बरों को अगर डॉट्स कनेक्ट करके आप देखें तो इसके ऊपर काफ़ी तशवीश उभरती है, और वो उस सूरत में ज़्यादा उभरती है कि जब आपकी अपनी अवाम में भी इस हवाले से एक इत्तेफाक़ राय मौजूद नहीं है, और अवाम का भी एक हिस्सा मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हैं, उनकी तरफ से भी इस ऑपरेशन की मुखालफत की जा रही है। तो ऐसी सूरत में अगर ये सारा एक हमें नज़र नहीं आता कंसेंसस, तो इसके फिर बहुत ख़तरनाक असरात भी ख़ित्ते के ऊपर आ सकते हैं। मेरा ख्याल है इसके ऊपर कुछ चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।